चैप्टर देखने वाले हैं वो 11th चैप्टर है। और ये जो चैप्टर का नाम है वो उसका नाम है प्रकाश, यानी लाइट को हम लोग पढ़ेंगे। और क्लास हम लोग कौन सा कवर कर रहे हैं, तो क्लास हम लोग 7 को कवर कर रहे हैं, ठीक है। और इस सेक्शन में हम लोग क्लास जो है वो 7 को देख लेते हैं। जितने भी पॉइंट इस पे है जो भी दिया हुआ है तो इसको कवर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आपका बोल रहा है, लाइट चैप्टर में बोल रहा है कि आपने पतली झरी अथवा छींट से सूर्य के प्रकाश के किरण पुंज को कमरे में प्रवेश करते हुए देखा होगा। यानी हमारी जब सुबह या शाम जब भी होता है या किसी भी टाइम को आप देखते हैं तो देखते हैं कि प्रकाश की पुंज कमरे में क्या होता है, अंदर आता है। स्कूटर हो गया, कार हो गया, रेलगाड़ी के इंजनों के अग्रदीपों से आते प्रकाश के किरण पुंजों को भी आपने अवश्य देखा होगा, ठीक है। उसके अलावा इसी प्रकार टॉर्च से भी प्रकाश के किरण पुंज को देखा जा सकता है, ठीक है। यानी मतलब आप टॉर्च जो है तब भी प्रकाश के किरण पुंज को देखा जा सकता है टॉर्च से। और आप से कुछ नहीं, लाइट हाउस या विमानपत्तन एयरपोर्ट के टावर की सर्च लाइट के किरण पुंज को देखा होगा, ठीक है। यह अनुभव क्या संकेत करते हैं, यानी ये जो संकेत है वो आप किस तरह का देखते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारा ट्रेन है, रेल इंजन का आगे वाला जो अग्रद्वीप है, उसके अलावा जो है ये लाइट हाउस है, ठीक है। इस तरह से अगला देखिए, अगला क्या है कि इसमें बोला जा रहा है, तो बोला जा रहा है कि प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है, ठीक है। तो इस क्रियाकलाप में उसने जो एक मोमबत्ती की लौ की ओर पहले एक सीधी पाइप और फिर मुड़े हुए पाइप से देखा, ठीक है। देखने की बात की जा रही है। बुझो नाम का एक बॉय है, तो बॉय या गर्ल जो भी है, तो देखिए क्या है कि यहाँ पे जो पाइप से मोमबत्ती की लौ को क्यों नहीं देख पाया था, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा में क्या करती है, गमन करती है। यानी जो लाइट होती है वो क्या होती है, सरल रेखा में होती है। हम प्रकाश के पथ को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, क्या आप जानते हैं कि जब प्रकाश किसी पॉलिश किए हुए चमकदार पृष्ठ अथवा सतह पे पड़ता है तो क्या होता है, ठीक है। तो चलते देखते हैं अगला। यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि एक मोमबत्ती की ओर ए सीधी और मुड़े हुए पाइप से देखने की बात की जा रही है। बी हो गया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए मोमबत्ती की ओर और सीधे की बात की जा रही है। और एक देखिए, देख रहे हैं मोमबत्ती ये जो इस तरह से देख रहा है सीधा, और ये टेढ़ा मेढ़ा मुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से देख लीजिए। अगला क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि प्रकाश का परावर्तन की बात की जा रही है। देखिए हम लोग इसमें देखते हैं तो प्रकाश को की दिशा को परिवर्तित करने की एक विधि यह है कि इसे किसी चमकदार पृष्ठ पर डाला जाए, ठीक है। यानी किसको, तो लाइट को। उदाहरण के लिए स्टेनलेस इस्पात की चमकदार प्लेट अथवा इस्पात की चमकदार चम्मच प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। जब जल का पृष्ठ भी दर्पण की भांति कार्य कर सकता है, ठीक है, तथा प्रकाश के पथ को बदल सकता है। और प्रकाश के क्या पथ को बदल सकता है, क्या आपने कभी जल में पेड़ों अथवा इमारतों का परिवर्तन देखा है, तो देख लेते हैं। देखिए इस तरह का मतलब आपका जो पार्क में जो कभी कभी बना होता है ना, तो ये देखिए कोई भी पॉलिश किया गया चमकदार जो पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य करता है। जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है तो क्या होता है, यानी कहने का मतलब कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य कर सकता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन प्रकाश का परिवर्तन होता है, ठीक है। यानी दर्पण के द्वारा जो प्रकाश की दिशा का परिवर्तन हो रहा है वो क्या होता है, प्रकाश का परिवर्तन होता है। क्या आपको यह क्रियाकलाप याद है कि जिसमें आपने एक टॉर्च के प्रकाश को दर्पण द्वारा परिवर्तित कराया था, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ देखिए ये पिक्चर जो है आप देख लीजिए, खुद का ही पिक्चर देख रहा है एक शेर, ठीक है। अगला देखिए कुएं के पानी का परावर्तन हो रहा है, यानी ये जो है वो कुएं के पानी को देख रहा है, ठीक है। आप देख लीजिए, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं इसमें जो भी लिखा है।
आगे लिख लेते हैं क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लंबा है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि एक टॉर्च लीजिए, ठीक है। एक्टिविटी में बोला जा रहा है कि एक टॉर्च लीजिए, इसके कांच को चित्र 11.5 में दर्शाया अनुसार काले रंग के चार्ट पेपर के टुकड़े से ढकिए। इसमें 3 पतली झरिया स्लेट बनी हुई है, ठीक है। उसके अलावा लकड़ी के किसी चिकने बोर्ड पर एक अन्य चार्ट पेपर की एक शीट फैलाइए। चार्ट पेपर पर समतल दर्पण की एक पट्टी ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखिए। रखने की बात की जा रही है। अब टॉर्च की झरियों से निकलने वाले प्रकाश किरण पुंज को दर्पण पर डालिए। टॉर्च को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि इसका प्रकाश बोर्ड पर लगे चार्ट पेपर के अनुदिश दिखाई दे। अब इसकी स्थिति को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि टॉर्च का प्रकाश अंतर दर्पण पर एक कोण बनाते हुए टकराए, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक समतल दर्पण है और लाइट आ रही, ये लाइट है, ये समतल दर्पण है। तो पहले लाइट गया, फिर वो वही रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, तो वही हो रहा है, ठीक है। ये एक समतल दर्पण में प्रकाश का परिवर्तन दिखा रहा है। उसी तरह से अगला देखते हैं कि क्या आपने अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा परिवर्तित कर देता है। जब टॉर्च को थोड़ा सा इधर उधर इस प्रकार हटाइए कि दर्पण पर प्रकाश पड़ता रहे, ठीक है। क्या आप परावर्तित प्रकाश की दिशा में कोई परिवर्तन देखते हैं। देखिए, परावर्तित प्रकाश की दिशा के अनुदिश दर्पण में देखिए, ठीक है। एक क्या दर्पण में आपको टॉर्च पर लगी हुई झरिया दिखाई देती, ये झरियाँ प्रतिबिंब है, ठीक है। यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश समतल दर्पण से किस प्रकार परावर्तित होता है, ठीक है। आइए दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंबों से खेलें तथा उसके विषय में कुछ अधिक जानकारी प्राप्त करें, ठीक है। चेतावनी जो है वो देखिए, चलती हुई मोमबत्ती का उपयोग करते समय सावधानी बरतें। इस क्रियाकलाप को यदि आपने अध्यापक या घर के किसी क्या है कि बड़े सदस्य की उपस्थिति में करें तो अच्छा रहेगा, यानी आप मोमबत्ती वाला जो काम करेंगे वो, ठीक है, क्योंकि जलने का संभावना रह सकती है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक समतल दर्पण के समान एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए। मोमबत्ती की लौ को जो है वो दर्पण में देखने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इसी प्रकार की एक मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी हुई हो, ठीक है। मतलब जो दर्पण के आगे रखा है वही पता चलता है कि पीछे रखी हुई है। जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी प्रतीत होती है, दर्पण द्वारा बनाए गए मोमबत्ती का क्या है, प्रतिबिंब है। कौन, तो पीछे वाला। जैसे यहाँ है मोमबत्ती, तो यहाँ वाला जो है वो जो चित्र बनेगा वो इसी का आपका क्या होगा, प्रतिबिंब रहेगा। यह मोमबत्ती किसी बिंब का उदाहरण है, ठीक है, यानी वस्तु का उदाहरण। बिंब किसको बोलते हैं, वस्तु को। देखिए अब जो बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि मोमबत्ती को दर्पण के समान विभिन्न स्थितियों में रखिए। प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब को देखने की बात की जा रही है। क्या प्रत्येक दिशा में प्रतिबिंब सीधा है। क्या प्रतिबिंब की लौ बिंब की लौ की भांति मोमबत्ती के ऊपर सिरे पर दिखाई दे रही है। इस प्रकार के प्रतिबिंब को सीधा प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार के प्रतिबिंब को सीधा प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। समतल दर्पण है। देखिए समतल दर्पण में मोमबत्ती का प्रतिबिंब बोला जा रहा है द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण में सीधा और बिंब के समान अमाप द्वारा दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अब दर्पण के पीछे एक पर्दा ऊर्ध्वाधर रखिए, ठीक है। पर्दे जो है पर मोमबत्ती प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं। अब पर्दे को दर्पण के सामने रखिए। क्या आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं। आप देखेंगे कि किसी भी स्थिति में मोमबत्ती का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगला देखिए क्या हो रहा है कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है। आइए एक क्रियाकलाप से देखते हैं, ठीक है। शतरंज यहाँ पे बोला जा रहा है, कह रहा है कि एक्टिविटी देखते हैं। शतरंज का चेस बोर्ड लीजिए। एक चेस बोर्ड उपलब्ध ना हो तो एक चार्ट पेपर पर समान साइज के 64 वर्ग बना लीजिए, ठीक है। पेपर के मध्य में एक मोटी रेखा खींचिए और इस रेखा का एक समतल दर्पण को ऊर्ध्वाधर
रखिए, ठीक है। और आप क्या है कि दर्पण के सामने तीसरे वर्ग की सीमा पर कोई छोटी वस्तु जैसे पेंसिल शार्पनर रखिए, ठीक है। दर्पण में इसके प्रतिबिंब को स्थित नोट कीजिए। अब वस्तु को चौथे वर्ग की सीमा पर रखिए। फिर से दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति नोट कीजिए। क्या आप दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण के सामने रखे बिंब को दूरी में कोई संबंध पाते हैं? तो देख लीजिए, यहाँ पे दिख रहा है ना, इस तरह से आपका ये बोर्ड बना हुआ है और पीछे का, ठीक है, निर्धारण करना समतल दर्पण में ये किया जा रहा है, ठीक है। देखिए, आप देखेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण के क्या है कि आपका दर्पण से इसके पीछे उतनी ही दूरी पर होता है जितना कि दर्पण के बिंब की दूरी है, यानी दर्पण के बिंब से उतना ही पीछे बनता है। आप किसी पोस्टी चार्ट पेपर चेसबोर्ड पर जो है वो बिंब को किसी भी स्थान पर रख कर कीजिए, ठीक है। इसी तरह से बोला जा रहा है। आगे देखिए, दक्षिण या वाम की बात की जा रही है। देखिए, जब बोला जा रहा है कि जब आप समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो क्या यह ठीक आपके जैसा दिखाई देता है? क्या कभी आपने ऐसा देखा है, ध्यान किया है? आप और दर्पण में आपके प्रतिबिंब में एक रोचक अंतर है। आइए इसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। यानी इस तरह से आपको देखिए, हमने तो देखा, देखिए तो हमारे पीछे तो नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। हमने लेफ्ट हैंड उठाया, इसका क्या दिखाई दे रहा है? राइट हैंड दिखाई दे रहा है ना। जस्ट प्रतिबिंब में दक्षिण हाथ वाम प्रतीत हो रहा है, यानी जो दक्षिण हाथ है वो क्या होता है? वाम प्रतीत हो रहा है ना। चलिए, एक समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिंब को देखिए, ठीक है। अपने दक्षिण हाथ को ऊपर उठाइए। आपका प्रतिबिंब अपना कौन सा हाथ ऊपर उठाता है, ठीक है। अब आप अपने वाम कान को स्पर्श कीजिए, ठीक है। आपके प्रतिबिंब में हाथ आपके किस कान को स्पर्श करता है? ध्यानपूर्वक देखिए। आप देखेंगे कि प्रतिबिंब में दक्षिण यानी वाम दिखाई पड़ता है, या वाम जो है वह दक्षिण दिखाई पड़ता है। बायां दक्षिण दिखाई पड़ेगा और दक्षिण क्या होगा? वाम दिखाई पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से होता है, ठीक है। देखिए, उसी तरह से यहाँ पे बूझो जो है उसमें बोला जा रहा है रोगी वाहन को जो लिखा जाता है तो क्या होता है? इस अक्षर को आगे एम्बुलेंस चित्रित प्रकार से लिखा रहता है, ठीक है। देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि ध्यान दीजिए कि केवल पार्श्व साइड में ही यह अदला बदली हुई है, प्रतिबिंब उल्टा ऊपर का भाग नहीं दिखाई देता है। अब एक कागज के टुकड़े पर अपना नाम लिखिए, इसे समतल दर्पण के सामने पकड़कर रखिए और यह दर्पण से कैसा दिखाई देता है, ठीक है। क्या आप समझ सकते हैं कि रोगी वाहनों पर शब्द यानी एम्बुलेंस को चित्र 11.9 की भांति क्यों लिखा जाता है? जब रोगी वाहन के आगे जाने वाले वाहनों के चालक अपने पश्च दृश्य दर्पण यानी पीछे का जो दृश्य देखने वाला दर्पण में देखते हैं, ठीक है, यानी पीछे वाला जो चित्र देखते हैं उसके लिए, तो वे रोगी वाहन पर लिखे एम्बुलेंस को स्पष्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है, और उसे आगे जाने के लिए रास्ता दे सकते हैं। हम में से प्रत्येक का यह कर्तव्य है कि रोगी वाहन का रास्ता रोके बिना उसे जाने दे, क्योंकि ये बहुत ही गोल्डन आवर होता है और उसको पहले पहुंचना चाहिए, क्योंकि कोई मरीज़ उसके अंदर है, ठीक है। तो उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो अगर जल्दी से डॉक्टर के पास होगा तो वो क्या होगा? तो ट्रीटमेंट उसको जल्दी से मिलेगा, ठीक है। तो ये सब मतलब आप ध्यान रखिएगा, जब भी बाइक वगैरह चलाइएगा, स्कूटी, तो ध्यान रखिएगा। स्कूटर और कार के पार्श्व दर्पण में सभी वस्तुओं के प्रतिबिंब स्वयं वस्तुओं से छोटा दिखाई देता है। किसमें? स्कूटर और कार में। जैसे हम लोग जब लेंस पढ़ते हैं, क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये एम्बुलेंस लिखा हुआ है, लेकिन जो दूसरे देखेंगे उनको ये सीधा दिखाई देगा, रोगी वाहन है। चलिए, गोलीय दर्पण से खेल देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है? पहेली तथा बूझो साइकिल भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। बूझो ने स्टेनलेस स्टील इस्पात की एक प्लेट उठाई और इसमें प्रतिबिंब देखा, यानी स्टील वाला जो बर्तन होता है। अरे यह प्लेट तो समतल दर्पण की भांति कार्य करता है, मेरा प्रतिबिंब सीधा और समान साइज का है। पहली ने अपना प्रतिबिंब इस्पात की चम्मच के सामने अथवा पीछे वाले पृष्ठ पर उपयोग करके देखा। पहली ने कहा कि बूझो इधर देखो, मैं भी अपना प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब देख सकती हूँ। तो बूझो मतलब पहली बोलती है बूझो से
यह जो है साइज में छोटा है। यह चम्मच भी एक प्रकार के दर्पण की भांति कार्य करता है, यानी दोनों बात करें। आप भी चम्मच या किसी वक्रित चमकदार पृष्ठ का उपयोग करके प्रतिबिंब देखने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरह से बना हुआ है, जो भी आप देख सकते हैं, देखते हैं ना। स्पेशली नया जब खरीदिएगा ना तो इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उस समय तक बहुत ही वो क्लियर दिखता है। ठीक है ना, देखिए चम्मच के बाहरी पृष्ठ द्वारा जो है वो प्रतिबिंब बनाया गया है। इस तरह से आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे वाला देखिए, ये भी तो वही है। और देखिए ये क्या है, देखिए यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि चम्मच वक्रित चमकदार पृष्ठ एक दर्पण की भांति कार्य करता है। गोलीय दर्पण वक्रित दर्पण का सबसे अधिक सामान्य उदाहरण है। यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो अवतल दर्पण होगा, यानी गोलीय पृष्ठ का जो है वो पृष्ठ अवतल है तो वो अवतल दर्पण है। यदि परावर्तक पृष्ठ जो है उत्तल है तो वो उत्तल कहलाता है। ठीक है, चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है, जबकि बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की भांति काम करता है। भीतर वाला किसकी तरह, तो आपका अवतल दर्पण की तरह, और बाहरी वाला किसकी तरह काम करता है, तो उत्तल दर्पण की तरह काम करता है। ठीक है, देखिए ये क्या है, तो ये अवतल की तरह काम करेगा। ठीक है, ये जो है क्या है, अवतल की तरह काम करेगा। भीतर वाला अवतल हो गया, देखते हैं ये क्या है, अवतल है। ठीक है, अवतल है। ठीक है, और ये क्या है, ये परावर्तक है तो उत्तल हो गया। ठीक है, देखिए अवतल है और ये उत्तल हो गया। ठीक है, ये उत्तल है। ठीक है, चलते हैं देखते हैं। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि अवतल और उत्तल दर्पणों को गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं। बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि रबड़ की एक गेंद लीजिए और उसके लिए भाग को चाकू अथवा आरी से काटिए, मतलब गेंद को। तो ये क्या होता है कि मतलब दो लोगों का सहारा लेने का, इस तरह से काट लीजिए। ठीक है, तो क्या होता है कि देखिए, एक तो है कि हम जानते हैं कि किसी बिंब का समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं प्राप्त नहीं किया जा सकता। आइए देखिए कि यह अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों के लिए सही है। ठीक है, अगला देखते हैं, चेतावनी की बात की जा रही है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश में किया जाने वाला जो है, कभी भी सूर्य को उसके प्रतिबिंब को सीधे मत देखिए, क्योंकि लाइट ज़्यादा होती है, क्योंकि आंखें खराब हो सकती है और आप सूर्य के प्रतिबिंब को पर्दे या दीवारों पर देख सकते हैं। ठीक है, यानी जो दीवार होते हैं उस पर। एक अवतल दर्पण लेने की बात की जा रही है। इसमें परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर रखकर पकड़िए। ठीक है, दर्पण से परावर्तित प्रकाश को एक कागज़ की शीट पर जो है प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए, यानी नीचे कागज़ का शीट रख दीजिए। ठीक है, उसी तरह से कागज़ की शीट को आप तब तक आगे पीछे कीजिए जब तक कि आपको ये इस तरह से, ठीक है, देख रहे हैं, एक शीट है और ये है आपका अवतल दर्पण सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता हुआ। ठीक है, अवतल दर्पण है और ये क्या कर रहा है, सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है। ठीक है, तीक्ष्ण यानी स्पष्ट जो है वो क्या है कि चमकदार बिंदु प्राप्त न हो जाए। दर्पण और कागज़ की शीट को कुछ मिनट के लिए स्थिर रखिए। क्या कागज़ जलना प्रारंभ कर देता है, देखिए यह चमकदार बिंदु वास्तव में सूर्य का प्रतिबिंब है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि चमकदार बिंदु जो है वह वापस में सूर्य का प्रतिबिंब बनाता है। ध्यान दीजिए कि यह प्रतिबिंब यानी पर्दे कागज़ की शीट पर बने। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। स्मरण कीजिए कि 11.2 में समतल दर्पण द्वारा बने मोम की लौ के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है कि बोला जा रहा है कि आइए अब अवतल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती के लौ के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, देखिए क्या है कि अवतल दर्पण में देखा जा रहा है, मेज पर रखे किसी स्टैंड कोई प्रबंध जो अवतल को स्थिर रख सके का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आप जो है स्टैंड पर लगाइए। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि अवतल दर्पण को दिखाए गए जो चित्र है उसके अनुसार जो है आप स्टैंड पर लगा दीजिए। गत्ते की किसी सीट लगभग 15 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर पर एक सफ़ेद कागज़ चिपकाइए।
ये एक पर्दे का कार्य करेगी। मेज पर एक जलती हुई मोमबत्ती दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, देखिए इस तरह से देख रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ इस तरह से है, लाइट आ रहा है, कैंडल है, और ये इसका लाइट कहाँ पड़ रहा है, यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, दूसरा ही इमेज है, ठीक है। ये देखिए, ये अवतल दर्पण है, ठीक है, दर्पण है, ठीक है, ये दर्पण है, मोमबत्ती है, और ये लाइट पड़ रहा है, ये दर्पण मोमबत्ती है, लाइट पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि यहाँ पे रखिए, पर्दे पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। इसके लिए पर्दे को दर्पण की ओर अथवा दर्पण से उस समय पर सरकाइए जब तक कि लौ का तीक्ष्ण क्या हो जाए, कि आपका तीक्ष्ण प्रतिबिंब प्राप्त न हो जाए। ध्यान रखिए कि मोमबत्ती से दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश का पर्दा बाधा न पहुंचाए, ठीक है। क्या प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी है? क्या इसका साइज लॉ इतना ही है? जब मोमबत्ती को दर्पण की ओर लाइए तथा इससे अलग अलग दूर पर रखिए। प्रत्येक अवस्था में पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्या है कि आपका बोला जा रहा है कि आपने प्रक्षेपणों की सारणी 11.1 में अंकित कीजिए, यानी जो भी लिखा हुआ है कि जो 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर में किस तरह का आकार बनता है, वास्तविक बनता है। देखिए यहाँ पे मैं कर दे रही हूँ, तो यहाँ पे क्या है, तो आपका बिंब किस तरह, छोटा बड़ा, उल्टा सीधा, वास्तविक आभासी, इस तरह से। कि प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर पाना संभव है, तो ये देख लीजिए, है ना, ये अवतल द्वारा बनाया गया हुआ है, ठीक है ना, पीछे बन रहा है, देखिए ये क्या है, तो ये आपका जो है अवतल दर्पण द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब है। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब साइज में बिंब से छोटा या बड़ा हो सकता है। प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। अवतल दर्पणों का उपयोग करके प्रयोजनों के लिए किया जाता है। संभवतः आपने डॉक्टर को आँख, कान, नाक और गले का निरीक्षण करते देखा होगा। तो क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग देखा होगा। दांत विशेषज्ञों द्वारा जो है अवतल दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं। ये जो है आप देखिए, ये अवतल दर्पण है, ठीक है, ये अवतल दर्पण का यूज़ किया जा रहा है डॉक्टर के द्वारा, और ये दांत है, ठीक है, बड़ा प्रतिबिंब देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए, ठीक है ना, और ये अपना यहाँ पे मतलब बड़ा, एक से बड़ा से देख रहे हैं। चलिए, दंत चिकित्सा मरीज को देखते हुए। टॉर्च, कारों और स्कूटरों की आकृति में परावर्तक पृष्ठ की आकृति भी अवतल होती है। किसमें, तो आपका टॉर्च हो गया, कार हो गया, स्कूटर में जो अग्रदीप हो मतलब लाइट होते हैं, वो क्या होते हैं, साइड मिरर होते हैं ना, तो वो किससे बने होते हैं, तो अवतल जो होते हैं उस साइज के बने होते हैं, ठीक है। अवतल क्या होते हैं, दर्पण। टॉर्च का परावर्तक की बात की जा रही है। बूझो ने अपनी नई साइकिल की घंटी के चमकदार पृष्ठ में इतना प्रतिबिंब देखा। उसने देखा कि उसका प्रतिबिंब सीधा या साइज में छोटा है। उसे उत्सुकता है कि क्या घंटी भी एक प्रकार का गोलीय दर्पण है। क्या आप पहचान सकते हैं कि ये किस प्रकार का दर्पण है, ठीक है। ध्यान दीजिए कि घंटी का परावर्तक पृष्ठ उत्तल है, ठीक है। यहाँ देखिए, क्रियाकलाप जो है 11.7 को अब उत्तल दर्पण के सामान पर उत्तल दर्पण दोहराइए, यानी अवतल दर्पण की जगह पे आप उत्तल दर्पण की बात की जा रही। अपने प्रक्षेपों को जो है वहाँ पे लिखना भी है। देखिए, इस तरह से उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जो है, ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि क्या आप उत्तल दर्पण द्वारा बिंब की किसी भी दूरी के लिए वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? क्या आप बिंब से बड़े साइज
का प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? क्या अब आप वाहनों के पाश यानी दर्पणों साइड में उपयोग किए जाने वाला दर्पणों की पहचान कर सकते हैं? ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं, अतः ये चालकों को पीछे के अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र के वाहनों को देखने में सहायता करते हैं। ठीक है, ये जो है कौन, तो उत्तल दर्पण है। देखिए ये उत्तल दर्पण है। इस तरह से उत्तल दर्पण का पिक्चर है ये। उत्तल दर्पण पार्श्व दर्पण के रूप में बोला जा रहा है। तो देखिए लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब की बात की जा रही है। तो आपने आवर्धक लेंस यानी देखा होगा, यह बहुत ही छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। संभवतः आपने इसका उपयोग जो है कॉकरोच अथवा केंचुए के शरीर के भागों को देखने के लिए किया होगा। आवर्धक लेंस जो वास्तव में एक प्रकार का लेंस ही है। ठीक है, इस तरह से जो है वो देखिए आवर्धक लेंस जो होता है एक प्रकार का लेंस होता है। ठीक है, जो हम पढ़ते हैं उसको, वो जो आइज़ का प्रॉब्लम होता है ना, तो वो बड़े बड़े छोटे चित्रों को क्या कर दे, देख रहे छोटे चित्र और बड़े चित्र कर दिए जाते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप या कुछ ऐसी दूरबीन कहते हैं, दूरदर्शक वाली, वही वाली। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लेंसों का उपयोग जो है वो आप जो है वो व्यापक रूप से चश्मे, उसके अलावा दूरदर्शकों और दूरबीनों अथवा सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। इस सूची में लेंसों के कुछ अन्य उपयोग जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। कुछ लेंस लीजिए, उन्हें स्पर्श करके महसूस कीजिए। क्या आप केवल स्पर्श करके कुछ अंतर देख पाते हैं? वे लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटे होते उत्तल लेंस होते हैं, यानी किनारे के बीच में मोटा हो गया और किनारे में मतलब पतला होता है। ठीक है, तो क्या हो गया कि ये जो है वो उत्तल लेंस होते हैं। ठीक है, जो किनारे की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं वो क्या होते हैं, यानी बीच में जो पतला और साइड में मोटा जो होता है उसको क्या कहते हैं कि उसको अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए कि लेंस पारदर्शी होते हैं तथा इसमें से प्रकाश गुजर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो बोला जा रहा है दो चीज़ें दी गई है। तो हमारी क्या है कि ये मोटी वाली जो है वो किसकी है, तो उत्तल लेंस की, या पतली वाली जो है वो क्या है, तो अवतल लेंस है। देखिए यहाँ पे बोला चेतावनी दिया हुआ है, कह रहे हैं क्या कि चेतावनी में बोला है कि लेंस से सूर्य को या किसी चमकीले प्रकाश को देखना खतरनाक है। आपको उत्तल लेंस से सूर्य के प्रकाश को अपने शरीर के किसी भाग पर फोकसित न करने के बारे में सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, लेंसों से खेलें। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे जो है वो यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे चलिए इसको देख ही लेते हैं, जिससे आपको इम्पोर्टेंस जो भी होगा तो देख लेंगे। एक अवतल लेंस अथवा आवर्धक लेंस लीजिए। इसे क्या करना है, सूर्य की किरणों के मार्ग में रख दीजिए, यानी सूर्य के सामने रख दीजिए और कागज़ की शीट रखिए। ठीक है, और दर्शाया अनुसार जो है नीचे देख लेते हैं, लेंस तथा कागज़ के बीच की दूरी को उस समय तक समायोजित कीजिए जब तक कि आपको कागज़ पर एक चमकीला बिंदु प्राप्त न हो जाए। इस स्थिति में जो है कागज़ और आपका लेंस जो है कुछ मिनट के लिए स्थिर रखिए। क्या कागज़ जलना प्रारंभ कर देता है? देखिए इस तरह से है ना, ये देख रहे हैं, ये कागज़ है और ये लेंस रख लीजिए। ठीक है, ये क्या है, कागज़ जलना से प्रारंभ कर देता है। ठीक है, सूर्य ये दिखाई देने लगा है प्रतिबिंब। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे कह रहा है क्या कि अब उत्तल लेंस को अवतल लेंस से बदल दीजिए। क्या अब भी आपको कागज़ का चमकदार बिंदु दिखाई देता है? इस बार आपको चमकदार बिंदु क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है? ठीक है, हमने दर्पणों के लिए देखा है कि बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंबों की आकृति और साइज बदलते हैं। क्या यह लेंसों के लिए भी मान्य है? चलिए यहाँ देख लीजिए। यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि सामान्यतः उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को अपसरित यानी अंदर की ओर मोड़ना कर देता है। ठीक है, और इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं, यानी कहने का अभिसारित कर देना यानी अभिसारी लेंस कहलाता है। इसकी विपरीत जो होता है अवतल लेंस होता है,
ये उत्तल लेंस है, ठीक है। और जो अवतल लेंस होता है आपतित प्रकाश को अपसरित यानी बाहर की ओर मोड़ता है। तो याद रखिए अवतल कहाँ मोड़ता है, तो बाहर की ओर अपसरित करता है, और उत्तल क्या करता है, अभिसरित यानी अंदर की तरफ करता है, ठीक है। और ये क्या होता है, इसे अपसारी लेंस कहा जाता है जो भीतर अंदर की तरफ होता है, ठीक है। चलिए ये देख लीजिए आपका जो है इस तरह से जो बना हुआ है, जो बाहर की तरफ हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, अवतल वाला है, अंदर की तरफ हो रहा है तो उत्तल वाला है। अपसारी हो गया, एक अपसारी अभिसारी हो गया और एक अपसारी हो गया, यानी कौन, अभिसारी हो गया और एक आपका जो है वो अवसारी हो गया, ठीक है। इस तरह से अपसारी हो गया, ठीक है। इस तरह से आप देखिए, ठीक है, अपसारी लेंस हो गई, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि अवतल लेंस लेने की बात की जा रही है। इसे क्या करना है कि आप मेज पर रखने और स्टैंड पर लगाइए, जैसा कि आपने अवतल दर्पण में किया है। मेज पर एक जलती हुई मोमबत्ती के लेंस से लगभग 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए, ठीक है, ठीक है, यानी 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए, ठीक है। एक दर्पण लीजिए, कैंडल ले लीजिए और पीछे जो है वो आपका जो इमेज आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, विभिन्न दूरी पर रखे प्रतिबिंब की उत्तल दर्पण से ये बनने लगा है, ठीक है। तो ये आपका इस तरह का प्रतिबिंब तीनों आप देख सकते हैं किस तरह का, ये लाइट है और ये क्या है, ये लाइट है, ये आपका दर्पण हो गया और ये प्रतिबिंब बना रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि इसमें बोल रहा है कि लेंस के दूसरी ओर रखे कागज के बर्तन पर्दे पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। आपको पर्दे की लेंस की ओर या लेंस से दूर ले जाना होगा जिससे कि आपको लौ का स्पष्ट तीक्ष्ण प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए। आपको किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, क्या यह प्रतिबिंब है वास्तविक है या आभासी है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या बोला, अब लेंस से मोमबत्ती को दूर बदलिए की बात की जा रही है। प्रत्येक अवस्था में कागज के पर्दे को सरकाकर इस पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। अवतल दर्पण के लिए किए गए क्रियाकलाप 11.7 के अनुसार अपने प्रेक्षणों को सारणी में बद्ध कीजिए, ठीक है। क्या बिंब की किसी स्थिति को आपको ऐसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है जो सीधा अथवा आवर्धित हो? क्या इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? क्या यह वास्तविक है या फिर क्या है, वास्तविक या काल्पनिक है, ठीक है। उत्तल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं, आभासी या वास्तविक या आभासी एक ऐसी स्थिति में ही उत्तल लेंस को आवर्धित लेंस की भांति उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब का अध्ययन किया जा रहा है। आप पाएंगे कि अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव आभासी होते हैं, सीधे होता है, बिंब के साइज के क्या छोटे हैं, ठीक है। अगला देखिए, ये देखिए अवतल द्वारा बने प्रतिबिंब जो है, ठीक है। अगला देखते हैं, सूर्य का प्रकाश श्वेत अथवा रंगीन की बात की जा रही है, ठीक है। देखते हैं सूर्य का प्रकाश रंगीन होता है या फिर आपका श्वेत होता है। क्या आपने प्रकाश में कभी इंद्रधनुष देखा है? आपने ध्यान दिया होगा कि ये प्राय वर्षा के बाद दिखाई देता है। जब सूर्य प्रकाश में क्षितिज के पास होता है तो इंद्रधनुष आकाश में अनेक रंगों के एक बड़े धनुष के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। अगला देखिए, इस तरह से यहाँ बोला जा रहा है इंद्रधनुष में कितने वर्ण या रंग होते हैं। मोटे तौर पे इंद्रधनुष में कितने होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। ये होते हैं लाल, नारंगी, नीला, हरा, नीला, पीला, पीला है, नीला यहाँ पे जामुन और बैगनी, 7 होते हैं ना, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि आपने देखा होगा कि जब आप साबुन के बुलबुले बनाते हैं तो वे रंगीन दिखाई देते हैं। इसी प्रकार प्रकाश किसी सीढ़ी से परावर्तित होता है तो आपको अनेक वर्ण दिखाई देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रकाश के मतलब 7 रंगों को अच्छे थे। सूर्य के प्रकाश में रखी गई सीढ़ी है, ठीक है। अगला देखिए, इन सब अनुभवों के आधार पर हम यह कह सकते हैं सूर्य के प्रकाश का विभिन्न वर्णों का मिश्रण है। तो जांच करने की बात की जा रही है। तो देखिए क्या है कि कांच का एक प्रिज्म लीजिए, किसी अंधेरे कमरे की एक खिड़की की छोटे छिद्र से प्रकाश के
छिद्र से सूर्य के प्रकाश का एक पतला किरण पुंज प्रिज्म के एक फलक पर डालिए। प्रिज्म के दूसरे फलक से बाहर निकलने पर जो है वो प्रकाश को सफ़ेद कागज़ की एक सीट अथवा सफ़ेद दीवार पर गिरने दीजिए। आप क्या देखते हैं? क्या आप इंद्रधनुष जैसे ही वर्ण यहाँ भी देख पाते हैं? यह दर्शाता है कि किसी सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण जो विद्यमान होते हैं, ऐसे प्रकाश को श्वेत प्रकाश भी कहते हैं। ठीक है, श्वेत प्रकाश के वर्णों को पहचानने का प्रयत्न कीजिए और इनके नाम नोटबुक में लिखिए। ठीक है, ये देखिए, है ना। ठीक है, ये वाला श्वेत है और ये क्या है? एक तरह से 7 रंगों में ग्योर होता है ना, ग्योर 7 रंग हो गया, 4 और 3 7। ठीक है ना। चलिए, प्रिज्म के प्रकाश की एक किरण पुंज को 7 वर्णों में विभक्त कर देता है। क्या हम इन 7 वर्णों को मिलाकर श्वेत प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं? तो प्रयत्न करने की बात की जा रही है। देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है, तो देखिए यहाँ एक्टिविटी है, क्या है? तो देखते हैं कि लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास की गति की एक वृत्ताकार डिस्क लीजिए। इस डिस्क को 7 खंडों में बांट लीजिए और दर्शाए अनुसार इन खंडों को इंद्रधनुष के 7 वर्णों से पेंट कीजिए। आप इन खंडों पर विभिन्न वर्णों के कागज भी चिपका सकते हैं। डिस्क के केंद्र पर एक छोटा छिद्र बनाइए और डिस्क को एक बॉल बेलन के रिफिल की नोक पर ढीले से लगाइए। ठीक है, अगला क्या देखते हैं? सुनिश्चित कीजिए कि डिस्क स्वतंत्रतापूर्वक जो है वो क्या है कि स्वतंत्रतापूर्वक घूर्णन कर सके, यानी आपका जो है घूमने का काम कर सके। डिस्क को दिन के प्रकाश में घुमाइए। जब डिस्क तेज़ी से घूमती है तो वर्ण आपस में मिल जाते हैं तथा डिस्क श्वेत सी प्रतीत होती है। ठीक है, इस डिस्क को समांतर न्यूटन का डिस्क कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, देख रहे हैं ना, यहाँ पे डिस्क है, 7 रंगों वाली डिस्क है यहाँ पे और तेज़ी से घूमने वाला श्वेत प्रतीत होती है। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये हो गया न्यूटन की डिस्क। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि पहली को एक अद्वितीय विचार आया, ऐसे एक वृत्ताकार डिस्क में इस तरह से मतलब श्वेत दिखाई देने लगा। एक जो पेंसिल से यूज़ करके आप बनाइए, लास्ट में वो क्या हो गया? लट्टू वाइट तरह दिखने लगा। देखिए, हमने जो वर्ड पढ़ा वो कितना था, ये सारे वर्ड को हमने इनसाइड द चैप्टर हमने देखा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि हमारा क्या वन लाइनर फॉर्मेट में क्या है। तो चलिए देख लेते हैं इसको। बोला जा रहा है कि प्रकाश जो है सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य करता है। जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वास्तविक प्रतिबिंब कहलाते हैं। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है। ठीक है, एवं आभासी होता है। उसके अलावा तथा बिंब के समान साइज का होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पे बनता है जितनी की दर्पण के समान बिंब की दूरी होती है। ठीक है, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का बाम भाग प्रतिबिंब के दक्षिण भाग की भांति दिखाई देता है तथा बिंब का दक्षिण भाग जो प्रतिबिंब बाम भाग की तरह दिखाई देता है। ठीक है, अवतल दर्पण वास्तविक अथवा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। जब बिंब की दर्पण के अत्यंत निकट रखते हैं तो प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब जो होता है आभासी होता है, सीधा होता है, आवर्धित होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी और साइड में बिंब से छोटा होता है। उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। कौन? उत्तल लेंस। ठीक है, वास्तविक भी होता है, उल्टा भी होता है। ठीक है, जब बिंब लेंस के अत्यंत निकट होता है तो बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी, सीधा और क्या होता है? आवर्धित होता है। अब उत्तल लेंस को वस्तुओं को आवर्तित करके देखने के लिए उपयोग किया जा सकता है, तो इसे आवर्धक लेंस कहते हैं। ठीक है, अब अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी तथा साइज में बिंब से छोटा प्रतीत होता है। यानी अवतल लेंस जो होता है सीधा भी होता है, आभासी भी होता है, साइज में बिंब से छोटा भी होता है। ठीक है, अवतल लेंस। और श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण है। ठीक है, ये हमने देख लिया। यहाँ पे चैप्टर जो है वो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो भी आप बनाना है तो इसको मैं करा दूँगी, लेकिन अभी हम लोग चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ ले रहे हैं। ठीक है ना। देखिए, अगर कोई चीज़ मतलब आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है
क्या आप जानते हैं दर्पण अस्त्रों की भांति भी उपयोग में लाए जाते हैं, अस्त्र की भांति उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, कहते हैं कि ग्रीक वैज्ञानिक आर्किमिडीज जो थे कहाँ के थे, ग्रीक के थे। लगभग 2000 वर्ष पहले ऐसा कर दिखाया था जब रोमनों ने ग्रीक के समुद्री तट के साराक्यूज यानी सिसिली नामक नगर पर आक्रमण किया। कौन, तो रोमन ने। तो क्या हुआ कि आर्किमिडीज ने दर्शाए दर्पण को लगाया। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं दर्पणों को किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता था। इन्हें इस प्रकार व्यवस्थित किया गया कि सूर्य के प्रकाश को रोमन के सैनिकों द्वारा ऊपर परिवर्तित कर सकते थे। ठीक है, और सूर्य के प्रकाश से रोमन सैनिक क्या हो गए, चौंधिया गए, यानी उनकी आंखें क्या हो गई, थोड़े अजीब हो गई। वे नहीं जानते थे कि क्या हो रहा है, वे चकरा गए और भाग खड़े हुए। यह ऐसा उदाहरण है जो ये स्पष्ट करता है कि किस प्रकार सैनिक ताकत पर सूझबूझ के विजय प्राप्त की जा सकती है। देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे है इस तरह से सूर्य की रोशनी है, और ये यहाँ पे क्या है कि सूर्य की रोशनी है। ठीक है, यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे आंखों के पास पड़ रहा है सैनिकों के ऊपर। ठीक है, चलते देखते हैं। आर्किमिडीज का दर्पण है इस तरह से। तो इस तरह से जो भी आपका चैप्टर कौन सा था, तो ये आपका 11 चैप्टर मैंने लाइट को कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, तो आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपका बीपीएससी और यूपीपीसीएस से रिलेटेड जितने भी जो कंटेंट है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि एनसीईआरटी जो है वो सारे एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट हो गया है, और सीटेट जो है एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही चैप्टर बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही हमारा वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।